नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की कक्षा में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो सभी आर्टिकल आज की हम कक्षा में करने वाले हैं। देयर विल बी 2 क्लासेस, 120 अनुच्छेद हैं, 120 अनुच्छेद हैं, उसमें से 60 अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है वो आज की कक्षा में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बचे हुए 60 जो आर्टिकल्स हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। मतलब संघ का नाम क्या है? जैसे कि भारत राज्यों का संघ होगा, संघ का नाम क्या है? भारत है। तो ये इस आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 1 नंबर अनुच्छेद में ये आपको बताया गया है कि संघ का नाम क्या है और संघ का राज्य क्षेत्र क्या है। उसके बाद अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब नए राज्यों का किस प्रकार से प्रवेश किया जा सकता है और किस प्रकार से स्थापना की जा सकती है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, ये किसी भी नए क्षेत्र का अधिग्रहण भी कर सकता है, स्वेच्छा से चाहे तो किसी क्षेत्र को छोड़ भी सकता है। इसीलिए भारत को कहा जाता है संप्रभु राज्य। इसके ऊपर किसी और की सत्ता नहीं है, ये स्वयंभू है, इसके ऊपर स्वयं की सत्ता है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में या नामों में परिवर्तन। जैसे कि तेलंगाना राज्य बनाया गया तो हैदराबाद राज्य से ही निकालकर कुछ जो क्षेत्र है उसको अलग किया गया और तेलंगाना राज्य बनाया गया। तो ये किसके तहत हुआ? ये आर्टिकल 3 के तहत हुआ। अनुच्छेद 5, संविधान में प्रारंभ के समय में नागरिकता। आप सभी को पता है कि 1 से लेकर 4 तक जो है वो आपका 1 से लेकर जो 4 अनुच्छेद हैं वो आपके अनुसूची 1 में आते हैं। उसके बाद शुरू होती है नागरिकता। नागरिकता आपकी कौन कौन से अनुच्छेद में है? नागरिकता आती है आपकी 5 से 11 अनुच्छेद में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? स्वतंत्रता समानता। ये मतलब यहां से हमारे कौन से अधिकार शुरू हो गए? हमारे मौलिक अधिकार शुरू हो गए। मौलिक अधिकार मैंने क्या बताया? मौलिक अधिकार हमारे 12 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 14 जो क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 14 बताता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। मतलब इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। यदि राज्य को लगता है कि अमुक वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्य की सेवाओं में कम है, तो सरकार ऐसे प्रावधान कर सकती है कि उस वर्ग को नौकरियों में एक संरक्षण मिल जाए। नौकरियों में लोक नियोजन में, लोक नियोजन मतलब नौकरियां, सर्विसेज में उसको कुछ समानताएं प्रदान की जाए। उसके बाद अनुच्छेद 17 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अछूत नहीं माना जाएगा, अस्पृश्य नहीं माना जाएगा, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। आज की डेट में आपने सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति को राजा, महाराजा, राय बहादुर, मिर्जा, सवाई ये सब कहना बंद हो गया है, तो वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। हालांकि संविधान ने कुछ ऐसी उपाधियां, शैक्षिक उपाधियां हो गई, सेना के जो पद हैं उनसे संबंधित जो उपाधियां हो गई, उनको छोड़कर बाकी जो उपाधियां हैं उन पर लगाम लगाई है, उनको बंद किया है। हालांकि सरकार ने ये बता दिया है कि जैसे भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, ये इस उपाधियों वाले फोल्ड में नहीं आते हैं। लेकिन अगर अपने नाम के प्रति डॉक्यूमेंट में कोई व्यक्ति लगाता है तो उससे वो उपाधियां छीनी जा सकती हैं आर्टिकल 18 के अंतर्गत। उसके बाद 19 कहता है वाक स्वातंत्र्य
आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसके कुल 6 अधिकार हैं, अब एक 7वां भी जुड़ गया है। तो इन 7 में अधिकार हैं, जैसे संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, निरायुध मतलब बिना किसी हथियार के इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भ्रमण करने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। ये सभी अधिकार किस में आते हैं? आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आर्टिकल 20 जो कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को यह कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। ठीक है, आप इसीलिए इसी आर्टिकल के अंतर्गत यह भी अधिकार आता है कि यदि पुलिस आपसे मारपीट करती है और इस कस्टडी में आपसे मारपीट करके कुछ भी लिखवा लेती है, उसका कोई भी औचित्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपसे जो भी पुलिस ने मतलब आपसे मारपीट की, आपसे जो भी मतलब कहवा लिया, आपसे कहीं आपने कहीं लिख भी दिया है, उसका भी कोई औचित्य नहीं है। जो कोर्ट में आप जो बयान देंगे उसी को सही समझा जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। उसके बाद आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को विधि की स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर उसे किसी कानूनी रूप से सजा दी गई है, यदि किसी को फांसी सजा हो गई या उम्र कैद की सजा हो गई है, तो भले ही उसको वंचित किया जाए उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, अन्यथा नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 21 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। इसी के तहत आया कौन सा अधिनियम? RTE, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009, जिसके तहत कहा गया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, वहां पर 25% जो सीटें हैं उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन बच्चों के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी, क्योंकि हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। आर्टिकल 22 की बात करेंगे, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की, मतलब इसमें कुछ मतलब जो कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति को किन आधारों पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जैसे कि बताते हैं कि इतने समय के बाद, शाम को इतने समय के बाद किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है, मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि इसके 2 प्रकार के जो प्रावधान है, एक तो होता है निवारक, कि अगर आपको किसी व्यक्ति पर पुलिस को शक हो कि ये व्यक्ति कोई घटना को अंजाम दे सकता है, तो उसको किस में कर लिया जाए? उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए। तो 2 प्रकार की डिटेंशन होती है, एक तो होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होती है जब आपने सजा कर ली, कोई मतलब जुर्म कर दिया है उसके बाद की डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होती है वो होती है कि मतलब इतने समय तक किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के, बिना किसी आदेश के आपको मतलब डिटेंशन में रखा जा सकता है। 2 प्रकार की डिटेंशन इसी के तहत आती है। उसके बाद आर्टिकल 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मानव दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों की, महिलाओं की सामान की तरह यदि उसको दुर्व्यापार किया जा रहा है तो उस पर रोक लगाता है। और बलात् श्रम, मतलब बलात् का मतलब कि जबरदस्ती, श्रम का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी से मारपीट करके जबरदस्ती उससे काम करवाता है, मतलब एक तरह से बंधुआ मजदूरी हो गई। भारत में बंधुआ मजदूरी बंद है ना, उसका भी प्रतिषेध। बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती काम करवाने का। बेगारी का, इसको अगर आप कहीं इसको बेगार ये लिखा हुआ भी पाएंगे, तो बेगार पर रोक और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाई। उसके बाद आर्टिकल 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कहने का मतलब 14 वर्ष से आयु से जो कम के बच्चे हैं उनको कारखानों, फैक्ट्रियों आदि में नियोजन के ऊपर भी क्या लगा है? प्रतिषेध लगा हुआ है, रोक लगी हुई है। उसके बाद आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति है वो अपने रिलीजन का प्रोफेशन, प्रोग्रेशन और उसकी पब्लिसिटी कर सकता है बिना किसी रोक के,
उसके बाद आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देश में जैसे माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी की सबसे पहले आपको जाननी है कि माइनॉरिटी कहते किन्हें हैं। तो दो आधार हैं किसी भी व्यक्ति को अल्पसंख्यक मानने के। एक कौन सा अधिकार है? एक तो है धार्मिक और एक है भाषाई। यदि पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले या पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले उन व्यक्तियों की यदि संख्या कम है तो उनको अल्पसंख्यक माना जाएगा। जैन धर्म को भी जैसे अब किसका अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वो डायरेक्ट कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांगने जा सकता है। और ये अधिकार भी स्वयं अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो इसका गारंटर है, इसका संरक्षक है इस अधिकार का। उसके बाद आर्टिकल 39 क्या कहता है कि राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति। राज्य के द्वारा कौन कौन सी नीति अनुसरण की जाएंगी, जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, स्त्री पुरुष को भी समान वेतन मिलना चाहिए, और कि कोई भी व्यक्ति मतलब जो सामाजिक वित्त है, जो सामाजिक जो कोई भी आपका संसाधन है, उनका कोई भी व्यक्ति भंडारण ना कर ले। कि मतलब ये मान लीजिए कि कोई भी जगह है या कोई पैसा है या कोई भी मतलब आपका रिसोर्सेज है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की एक मतलब कुछ नीतियां हैं जिसको राज्य को अनुसरण करना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 39 क ये क्या कहता है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है कि वो वकील कर सके या न्यायिक सहायता प्राप्त कर सके, तो उसके लिए क्या बनता है? उसके लिए बनाया जाता है एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी क्या करता है कि जिन व्यक्तियों का कोई वकील नहीं है, एमिकस क्यूरी उनके वकील के तौर पर काम करता है। और इसीलिए मतलब सरकार ने बनाया नालसा। नालसा किस लिए बनाया? लीगल सर्विसेज एक्ट के लिए, कि जिस भी व्यक्ति पर पैसे नहीं है लीगल सर्विसेज को प्राप्त करने के, उनके लिए नालसा बनाया गया, उनको विधिक सहायता देने के लिए। और इसके लिए तो कॉमन सर्विस सेंटर भी बनाए हैं सरकार ने, कि यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायिक मामले में फंस जाता है तो उसकी सरकार टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा कुछ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उसकी सहायता करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 40 क्या कहता है? ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि हमारे देश में ग्राम पंचायत का गठन हो रखा है, पंचायत का गठन हो रखा है, न्यायपालिका का वो जो नगर पालिका है उनका भी गठन हो रखा है। तो ये जो आर्टिकल है बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत की स्थापना और प्रावधान। उसके बाद 41 ये क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति अशक्त है या कोई बीमार है, गरीब, अशक्त और बीमार, इन सभी व्यक्तियों को लोक सहायता, शिक्षा पाने का अधिकार है। यही वो दशाएं हैं। कौन कौन सी? गरीबी हो गई, अशक्तता हो गई और बीमारी हो गई। उसके बाद 43 ख ये क्या कहता है? सरकार सहकारी समितियों का संवर्धन। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मतलब किस प्रकार से नियम बनाए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को डीपीएसपी प्रिंसिपल के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद आप सभी ने अभी सुना होगा कि उत्तराखंड में क्या हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है आर्टिकल 44 के। समान सिविल संहिता कह लो या समान नागरिक संहिता कह दो या यूनिफॉर्म सिविल कोड कह लो, सभी एक ही बात है। और ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत है। इसके तहत क्या कहा गया है? संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किन्हीं दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा, कानून सबके लिए एक होगा, एक ही सिविल कोड होगा सबके लिए। तो इसे क्या कहा गया? यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिविल कोड। उसके बाद आर्टिकल 45 ये क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। ये किसका? ये डीपीएसपी प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। तो डीपीएसपी प्रिंसिपल की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक है।
48 का क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। जैसे कि हमारे देश में टाइगर कंजर्वेशन किया जाता है, टाइगर्स रिजर्व है, अलग से वन्य अभयारण्य है, बीएसआर हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो ये किसके किसके मतलब अनुपालन में है? ये आर्टिकल 48 का के अनुपालन में है। तो क्या करता है? वो पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, उससे वन्य जीवों का संरक्षण भी होता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कहने का मतलब न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका यानी कैबिनेट, जैसे हमारे जितने भी मंत्री हैं उनके प्रभाव में हमारी न्यायपालिका नहीं होनी चाहिए, दोनों के काम अलग अलग होने चाहिए। तो आप देखते भी हैं कि कार्यपालिका ऐसे कानून बनाती है जब सुप्रीम कोर्ट कोई उस पर रोक लगाता है तो कुछ संवर्धन कर उसका जो संशोधित कानून भी बनाती है। और यदि कोई कानून हमारे जो संविधान है, संविधान के मूल ढांचे का क्या करता हो, उसको उसके विरोध में जाता हो, तो ऐसी विधियों को न्यायपालिका क्या करती है? उनको नल एंड वॉइड घोषित करती है। तो इसीलिए दोनों के कामों को अलग अलग रखा जाता है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसी अनुच्छेद के तहत सरकार क्या करती है? सरकार बहुत सारी संधियां करती है, बायलैटरल समझौते करती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं और सुरक्षा बनी रहे। ठीक है। भारत में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंचशील के सिद्धांत बनाए, जिनमें बताया गया कि एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करना है, दूसरे के जो इनिशियल मैटर हैं उनमें, जो इंटरनल मैटर है उनमें आपको दखल नहीं देनी है, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना है, एक दूसरे के प्रति आदर रखना है, शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना है, और यदि कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से और जो इंटरनेशनल नियम हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, उनके आधार पर उसको सुलझाना। तो ये सब किस में आता है? आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत आता है। उसके बाद 51 का कहता है, 51 का कहता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये कहते हैं कि यदि जो नागरिक हैं उनके कुछ अधिकार हैं तो उनके कुछ कर्तव्य होने चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए बनाया गया मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य पहले 10 थे, बाद में एक 11वां भी मूल कर्तव्य जोड़ा गया। उसके बाद आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। मैंने आप सभी को एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था रासनिरी पपायोदशम। ये आपको मैंने ट्रिक बताई थी किसकी? राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, कौन से अनुच्छेद हैं? 52 से लेके 61 तक के। इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रासनिरी पपायोदशम। तो उसको आपको एक बार वो वीडियो जाके देखना है, और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं आपको सारे याद हो जाएंगे। 52 में हो गया भारत का राष्ट्रपति, 55 में हो गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तो क्या हुआ? जैसे मैं आपको यहां एक एग्जांपल दिखाता हूं, री, तो ये हो गया 52, ये हो गया 52, ये हो गया 53, ये हो गया 54, ये हो गया 55। री से क्या मतलब? पद्धति यानी रीति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या पद्धति। तो आ गया कौन सा? 55। तो ये वाली जो ट्रिक्स है, आप राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं सारे याद कर लेंगे। उसके बाद पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, तो कौन कौन सी? पपायोदशम में पा ये आ गया, ये आ गया पात्रता के लिए। ठीक है। और पा आ गया पदावधि के लिए। ठीक है बच्चों। और पपायो, देखिए उसके बाद आ गया यो, तो यो कहां से आ गया? योग्यता से आ गया, 58 योग्यता। ठीक है। दशम, श आ गया आपका किसके लिए? शपथ या प्रतिज्ञान के लिए। और दशम मा आ गया आपका महाभियोग के लिए। तो आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। 52 से लेके 61 को याद करने में आपको रासनिरी पपायोदशम याद करना है, और आपको सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित याद हो जाएंगे। उसके बाद अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अनुच्छेद 66, ये क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 66। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। मतलब यदि राष्ट्रपति बीमार हैं या किसी कारण नहीं आ रहे हैं या उनका देहांत हो गया है, तो ऐसे समय में जो उपराष्ट्रपति होंगे
वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे। कौन से अनुच्छेद के तहत करेंगे, 70 के तहत करेंगे। अनुच्छेद 72 कहता है कि क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, सस्पेंशन, परिहार, माफ करना, लघुकरण मतलब उसको कम्यूट करना, कम कर देना, तो ये किसकी शक्ति में है, राष्ट्रपति की शक्ति में है, और इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कहते हैं, आर्टिकल 72 के अंतर्गत। उसके बाद 73 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, ये कहता है आपका आर्टिकल 73। उसके बाद 74 और 75 जो आपके हैं, ये आपके मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। ये क्या कहते हैं, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, को सलाह देने के लिए और सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो 74 और 75 हमारे मंत्रिपरिषद से संबंधित हो गए, मतलब इसमें आपके मंत्री भी आ गए सारे कैबिनेट के, उपमंत्री भी आ गए, राज्य मंत्री भी आ गए, स्वतंत्र प्रभार वाले भी आ गए, और आपके प्रधानमंत्री भी आ गए इसी 74 और 75 में। उसके बाद आर्टिकल 76 मैंने आप सभी को याद दिलाया था कि आपके जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, कैग हैं, और आपके जो अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, इनके जो अनुच्छेद हैं आपको याद रखने हैं। 76 क्या कहता है, ये कहता है अटॉर्नी जनरल के लिए, भारत के महान्यायवादी के लिए। ठीक है, आमतौर पर महान्यायवादी तब तक अपना जो कार्यकाल देखते हैं जब तक मौजूदा जो लोकसभा है वो काम करती है, तब तक ये महान्यायवादी भी हैं, वो अपनी पद पर बने रहते हैं। उसके बाद बच्चों 79, आप सभी को पता है 79 से लेकर 122 तक आपकी क्या है, संसद है। तो संसद के गठन का प्रावधान ये 79 से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद 80 क्या कहता है, राज्यसभा की संरचना। आपका 79 क्या कह रहा है, संसद का गठन और प्रावधान कह रहा है। उसके बाद 80 कह रहा है राज्यसभा की संरचना, और 81 कह रहा है लोकसभा की संरचना। 80 और 81, 79, 80, 81 ये लगातार संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। और बच्चों ये भी आप ट्रिक से याद रखना कि जो राज्यसभा है इसका जो अनुच्छेद है वो पहले है, ठीक है, लोकसभा का बाद में है, क्योंकि जो आपके जो हमारी संसद है ना, उसमें जो प्रथम जो संसद का जो सदन है, ठीक है, जो उच्च सदन है, उच्च सदन कौन है, उच्च सदन आपका राज्यसभा है। ठीक है, और निचला जो सदन है वो आपका लोकसभा है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, जो उच्च सदन है वो लोकसभा नहीं है, वो राज्यसभा है। ठीक है, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग होती है हर 5 साल में। उसके बाद अनुच्छेद 83 का क्लॉज 1, राज्यसभा एक स्थायी सदन। ठीक है, तो ये बता रहा है कि एक स्थायी सदन है, हर 2 साल में उसके 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होते जाते हैं और अगले 1/3 आते जाते हैं, तो मतलब लगातार चलने वाला एक सदन है जो कि स्थायी है। उसके बाद आर्टिकल 84 कहता है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन है संसद का, आप सदस्य बनेंगे तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आर्टिकल 85, संसद के सत्र का 17वां और विघटन कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है। उसके बाद अनुच्छेद 100, देखिए नंबर 100 नंबर जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसको आपको याद रखना होगा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत के प्रयोग के बारे में है। होता क्या है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि कोई विधेयक लेके आया गया लोकसभा में, तो उसमें क्या होगा कि जो अध्यक्ष होंगे, जो लोकसभा स्पीकर होंगे, वो क्या होगा, पहली बार में अपना मत नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि टोटल जो सदस्य हैं अगर उनके बीच में टाई हो जाता है, बराबर बराबर वोट हो जाते हैं, तब लोकसभा स्पीकर जो होते हैं उन्हें यह अधिकार होता है कि अपना वोट दें और निर्णय करें। इनका वोट निर्णायक होता है और किसके तहत है, आर्टिकल 100 के अंतर्गत है। उसके बाद 108 जो कहता है वो कहता है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। सोर्सेस को याद कर लीजिए, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, कि भारत ने
ये कहां से लिया है? भारत ने ये प्रावधान लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। कौन सा? लोकसभा का स्पीकर, ठीक है बच्चों। राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और जब इसके बारे में बोलेंगे तो लोकसभा के बारे में तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 109 ये कहता है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया क्या है कि लोकसभा स्पीकर ही ये डिसाइड करेगा कि कौन सा विधेयक एक धन विधेयक है अथवा नहीं। और उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक वित्त विधेयक होता है 1, एक वित्त विधेयक होता है 2। फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। और उसमें भी धन विधेयक कौन सा है ये डिसाइड करेंगे कौन? लोकसभा स्पीकर। उसके बाद आर्टिकल 110 ये कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा, किस प्रकार के विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा, ठीक है। तो ये परिभाषा को देखते हुए अल्टीमेटली लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक है। फिर आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 ये क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम और आप बजट के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में बजट भी आया है, तो इसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। ये अनुच्छेद 112 के तहत। उसके बाद 117 में बोला गया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। यही हमें बताता है कि दो प्रकार के फाइनेंशियल बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। उनके बारे में उपबंध दिया जाता है कि राष्ट्रपति किस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति देना अनिवार्य है, या पहले किसमें आप वो प्रायर अप्रूवल दे सकता है, किसमें प्रायर अप्रूवल नहीं दे सकता है। ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी 117 में। उसके बाद आर्टिकल 122 यहां पर संसद से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो खत्म है। 79 से 122 न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना। कहने का मतलब कि संसद में जो भी कार्रवाई होती है उसे ये इम्यूनिटी मिली हुई है, उन्मुक्ति मिली हुई है कि न्यायपालिका संसद में किए गए किसी भी कार्रवाई का क्या नहीं कर सकती है? जांच नहीं कर सकती है। और ये हमारी पार्लियामेंट की एक उन्मुक्ति है। आर्टिकल 123 ये फिर से आ गया, विधायी शक्ति में आ गया। किसकी विधायी शक्ति? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। ये कह रहा है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी दोनों सदन का कोई सत्र नहीं चल रहा है, विश्रांति काल चल रहा है, रिसेस पीरियड चल रहा है, तो क्या करेंगे? भारत के महामहिम राष्ट्रपति कैन प्रोमुलगेट द ऑर्डिनेंस फॉर एनी लॉ, ठीक है। एक किसी प्रख्यापित कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? अध्यादेश प्रख्यापित करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन इसके लिए भी यह प्रावधान है कि वो जो सलाह लेकर ही करेंगे मंत्रिपरिषद से, हालांकि उनके नाम पे किया जाएगा लेकिन फिर भी वो सलाह लेंगे। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ठीक है बच्चों। 124 से लेकर 147 तक हमारे भारत के उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी दी गई है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उसके बाद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का अब एक अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है कि जब कोई उच्चतम न्यायालय किसी भी कानून, किसी प्रकार की व्याख्या दे देते हैं, विधि की कोई व्याख्या करते हैं, तो आगे के लिए उसी को एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है। जो जितने भी निचले जो भी न्यायालय हैं, जितने हाई कोर्ट्स हैं या मतलब और सेशन कोर्ट हैं, वो उसको एक अभिलेख के तौर पर, एक रेफरेंस के तौर पर मानेंगे। इसीलिए उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है और हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन की शक्ति, आर्टिकल 137 कहता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन होगा, मतलब जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया है हमने? आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि हमने जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि यदि उच्चतम न्यायालय ने स्वयं भी कोई कानून पास कर दिया है तो उच्चतम न्यायालय स्वयं उसकी जांच दोबारा भी कर सकता है और उसको नल एंड वॉइड भी कर सकता है, अपने ही बनाए हुए कानून को, अपने ही बनाए हुए आदेश को, ठीक है। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू।
अनुच्छेद 143 ये क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, किसी मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से लोग व्यवहार कर सकता है, पत्राचार कर सकता है, कह सकता है कि हमें इस न्यायालय, इस मतलब जो मामला है इस पर हमें आप सलाह दीजिए। ठीक है, ये सलाह देने की शक्ति है। उसके बाद अनुच्छेद 148 ये कहता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में बताता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद के 148 से लेकर 151 तक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सारे प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 161 में क्षमा आदि को कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 72 से 161, ठीक है, 161 और 72 में यहां पर आप देख लीजिए कि कितना अंतर हुआ, 89 का अंतर हुआ। ठीक है बच्चों, 89 का जो ये अंतर है ये किसके बीच में है, क्षमा आदि, ये राज्यपाल, उधर राष्ट्रपति की शक्ति थी, इधर राज्यपाल की शक्ति है। ठीक है बच्चों, तो अब अभी आप देख सकते हैं 72 और 89, 161 हो गया ना। तो आपको याद करने का ये भी एक तरीका है कि उधर जो राष्ट्रपति के बारे में जो कानून है, जो राष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान है, मतलब किसी की सजा कम करने का, निलंबन करने का और परिहार करने का, वही राज्यपाल के बारे में भी है। दोनों में 89 का अंतर है। ये एक ट्रिक है याद करने की। उसके बाद आप देखिए अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार उधर कितने नंबर में दे रखा है, आप सभी को याद करके मुझे बताना है, और उसमें कितना जोड़ा जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आ जाए। तो मैं ही आपको बता देता हूं बच्चों, वहां 73 है। ठीक है बच्चों, 73 में आप 89 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वहाँ यहाँ पर कुछ जो अनुच्छेद हैं, वहाँ केंद्र के जो नियम हैं और जो राज्य के नियम हैं, जो संघ के नियम हैं और जो राज्य के नियम हैं, दोनों के बीच में कितना 89 का अंतर है। ये याद करने का एक तरीका है। 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति। वहां 75 में यही दे रखा है और यहां पर 164 में दे रखा है। फिर कितने का अंतर है, 89 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। यहां पर देखिए कि वहां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और यहां पर 165 में क्या है, राज्य का अधिवक्ता है। दोनों में कितने का अंतर है, 89 का अंतर है। 89 प्लस 76 करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 165 मिल जाएगा। तो ऐसे ही 89 का अंतर चलता है, ये याद करने की एक तरीका है। उसके बाद अनुच्छेद 169 राज्यों के विधान परिषद का उत्साधन एवं सृजन। ये राज्यों का जो विधान परिषद होता है, केवल भारत के केवल 6 राज्य हैं, उनमें ही विधान परिषद का प्रावधान है। बाकी जैसे विधानसभा है ना, उसी प्रकार से आपकी लोकसभा हो गई, और जैसे विधान परिषद है उसी प्रकार से आपकी राज्यसभा हो गई। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है। और उसकी मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी जो इसका नाम था टैब कुम। ठीक है, ये वाली जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, इससे आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है और विधान परिषद का उत्साधन किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से खत्म की जा सकती है और किस प्रकार से उसका सृजन किया जा सकता है, इससे संबंधी प्रावधान है। तो बच्चों साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताता हुआ चल रहा हूं। 174 क्या कहता है, राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडलों के समय समय पर सत्र बुलाने और उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभाओं को विघटित करने का अधिकार। तो बच्चों वहां पर कितने में है, वहां पर राष्ट्रपति के बारे में 85 में है, और उसमें अगर 89 जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका 174 बन जाएगा। तो वो राष्ट्रपति के बारे में है और ये राज्यपाल के बारे में है। उसके बाद आर्टिकल 200 क्या कहता है, राज्य द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना। तो कहने का मतलब आर्टिकल 200 क्या कहता है कि राज्यपाल यदि राज्य की कार्यपालिका के द्वारा कोई भी विधेयक उसके पास आता है तो वो क्या कर सकता है, रोक देना, मतलब उसको अस्वीकृत भी कर सकता है, उसको मतलब क्या कर सकता है,
निलंबित भी कर सकता है कि कुछ दिन के लिए रख ले अपने पास, और वापस भी भेज सकता है। और यह भी कर सकता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसको आरक्षित कर दे, और आगे राष्ट्रपति को वही अधिकार होते हैं जिस प्रकार से संघ के विषय में थे। संघ के जो विधेयक होते हैं राष्ट्रपति उसे वापस भी कर सकता है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, इस पे राष्ट्रपति किस प्रकार से अपना मत रखेंगे या कार्य करेंगे उसके हिसाब से उसमें ये देना है। तो बच्चों आज की कक्षा में हम यहीं पर 71 जितने हमारे आर्टिकल हैं इन्हीं को करते हैं। हमें 60 करने थे, हमने 71 किए, और 71 जो बचे हुए हमारे क्या 121 टोटल इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जिसमें से कि 50 हम अगली कक्षा में करेंगे। बच्चों अगर कहीं भी आपको कोई समस्या आई हो, मैंने अपनी स्पीड को भी बहुत धीरे रखा है ताकि आप सभी को कोई परेशानी ना हो समझने में। और बच्चों आप सभी हमारे जो चैनल है इसको आगे बढ़ाएं, और क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारा जो ये फ्री क्लासेस हैं इनसे लाभान्वित हो पाएंगे। और हम बिल्कुल एक मतलब जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि जो बच्चा पहली बार पढ़ने भी आया हो उसको भी कोई समस्या ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार और इतना सम्मान दे रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।